बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, इस वक्त बैठे होंगे और चाय पी रहे होंगे। चाय के कप के साथ आप शहरबानो और अजीम को देख रहे होंगे और इन्जॉय करेंगे आप हमारे साथ 2 घंटे। हम कोशिश करेंगे कि ये सेशन जो है हमारा इंफॉर्मेटिव भी हो और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ हो और आप लोग बोर मत हों। लेकिन मौसम जो है अजीम बहुत खूबसूरत हो चुका है। शहरबानो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी ना जहाज़ में बैठा हुआ हूँ और मैं एक अनाउंसमेंट सुन रहा हूँ कि चाय कॉफ़ी आपको भी मिलेगी और हाँ, हमारा ये सफ़र 2 घंटे का रहेगा। हम दुआ करते हैं हाँ। खैर आफियत से आप अपनी मंजिल पे और पहुँचे। इतनी बुलंदी पर हम उड़ रहे हैं। तो शहरबानो, आप ये बताएं, वैसे हाँ। आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे नाजरीन को तो ये कहती हैं कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपने चाय कॉफ़ी और अपने नाश्ते के साथ हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप नाश्ता पर्सन एज़ इन कुछ लोग होते हैं ना जो नाश्ते के बगैर घर से बाहर नहीं निकलते, दिन का आगाज़ नहीं होता। अच्छा, ये बड़ी गलत बात है लेकिन मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं हाँ, करती मैं ब्रेकफ़ास्ट? नाश्ता नहीं करती, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ। मेरी बचपन से एक रूटीन है जो पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि घर से आपने ऐसे नहीं जाना, खाली पेट अच्छा, नहीं अच्छा। जाना। तो मैं कोई ना कोई छोटी चीज़ लाइक कुकीज़ ले लेती हूँ या फिर 1-2 खजूर। नहीं, तो ये सुस्ती है, ये आदत है या आपको पसंद नहीं है नाश्ता करना? सुस्ती प्लस आदत भी कह लें, लेकिन क्योंकि हम इतना सुबह को उठ के आते हैं उस टाइम नाश्ता करने का दिल नहीं करता। आई डोंट नो क्यों। बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आप नाश्ता करें और लेकिन ऑफिस आने की तैयारी करनी लेकिन आप होती है। मॉर्निंग वॉक पर्सन हैं, एक्सरसाइज़ करती हैं सुबह? मैं कोशिश, हाँ, आज मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलूं क्योंकि पहले उठ के नमाज पढ़ी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वॉक करूं। तो बाहर काफ़ी फॉग थी, तो मैंने सोचा कि अब फॉग वो में आप ना गलतफ़हमी में लगता रह गई हैं। फॉग नहीं थी, स्मोक थी। स्मॉग थी और हमारी फ़ज़ा काश इतनी साफ़-सुथरी हो जाए कि हमें आजकल सुबह-सुबह जो है वो फॉग दिखने में मिले, और हम लेकिन ये फिर इस स्मॉग है बात जी। पे ये भी कहेंगे कि जो लोग वॉक करते हैं मॉर्निंग वॉक, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि मास्क पहन के करें, बिल्कुल। क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग हो चुकी हुई है। तो मैंने स्मोक एम ही कह दिया था, लेकिन आपने पकड़ लिया कि फॉग है। तो तो बिल्कुल मास्क पहन के वॉक करें और अगर आप मतलब एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मास्क पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर कोशिश करें कि जिन दिनों में फ़ज़ाई आलूदगी थोड़ी ज़्यादा होती है तो इंडोर एक्सरसाइज कोई ना कोई कर लें। तो ये अच्छी बात हमारी तरफ से थी। एक और अच्छी बात हम आप तक पहुंचाते हैं और वो बात है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। बड़ी खूबसूरत बात है और उनकी जो कोटेशन है उसका तर्जमा पहले हम आपको कर देते हैं। वो कहते हैं जी कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो और अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन जो भी करो तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। बेसिकली जो कोट है वो ये है कि इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक एंड इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट व्हाटएवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। बड़ी गहरी बात की है। बहुत गहरी बात। मार्टिन लूथर किंग जूनियर है बेसिकली, ये इनके Basic- वालिद का नाम भी यही था। हाँ जी, मार्टिन लूथर किंग और सीनियर। इसको अगर हम रिलेट करें अजीम आजकल हमारे मुल्क के हालात से, तो हमारी जो न्यू जनरेशन है वो भी इससे मतलब इससे ले सकती है मोटिवेशन। हाँ, पर जरूरी मैसेज है वो। जो हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी है, माशी हालात ख़राब हैं, लोग परेशान हैं, मुस्तकबिल को सोच के बहुत परेशान हो जाते हैं, मायूस नज़र आ रहे हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिससे वो खुश हों या सोचें कि कोई आगे बहुत इंस्पिरेशन मिले, कामयाबी, हाँ, पुश मिले लाइफ में। पुश मिले, आसानियाँ नज़र नहीं आ रही। और जो मुल्की हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, इन हालात में मायूसी ज़्यादा है और देखें मुतमईन लोग जो हैं वो बड़े कम हैं। जो पढ़ रहा है वो इस चीज़ से परेशान है कि डिग्री ले लूँगा तो जॉब नहीं मिलेगी, और जो नहीं पढ़ पा रहा वो इस चीज़ से परेशान है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम डिग्री हासिल कर सकें। तो बिल्कुल। ये जो इनकी कोटेशन है, ये इससे रिलेट कर सकते हैं आप कि अगर अच्छा आप शहरबानो, एक और बात ये कि आजकल ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है और आई एम श्योर आपका भी होगा कि हम लोग जितने भी लोगों से आजकल बात कर रहे हैं, बिलखुसूस जो नौजवान तबका है, ब्रेन ड्रेन हो चुका है। मायूसी इतनी है कि वो सब उनको ऐसा लगता है कि शायद अगर वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो ऐसी जो मायूसी का आलम है उसमें मार्टिन लूथर किंग की जो ये कोट है वो बिल्कुल एक जलती हुई शमा का किरदार अदा करती है और वो इंतहाई मोटिवेशनल बात ये कर रहे हैं कि देखें जी, हर इंसान को ना अपने हिस्से की शम्मा जलाए रखनी है। आप कोशिश करें, मायूस ना हो, मायूसी कुफर है। आप कोशिश करें कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो कम से कम दौड़ने की दौड़ें, कोशिश और अगर करें। दौड़ नहीं सकते तो वॉक करें, वॉक नहीं कर सकते तो रेंगे, क्रॉल करें, लेकिन आपने हिलना जुलना है, आपने कुछ तो करना है। वही बात है ना कि आप घर में बैठ के मायूसी के साथ सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि अब मैं बैठा रहूं तो मुझे कोई भी जॉब या कोई भी अपॉर्चुनिटी वो ट्रे में रख के कोई लेके आएगा। ऐसा नहीं है। बाहर बहुत से लोग निकले हुए हैं उसी एक चीज़ की कामयाबी के लिए। आपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़कर आपने अपने मकाम को हासिल करना है। हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग भी अगर इस चीज़ को देखें तो हम कहाँ से स्टार्ट करके आए थे। एग्जैक्टली ऐसे आपको देखें जी, कामयाबी का जो है ना सफ़र है वो आपको तय करना है और क्या कहते हैं कि एक मुसलसल कोशिश
ये है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही रात में सक्सेसफुल हो जाएं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बैठे बिठाए जो है वो हालात बदल जाएं। आपको अपना जो कामयाबी का सफर है वो जारी रखना है, वलवला और जोश इसमें आपके अंदर होना चाहिए। और इसमें एक एंड वाली बात मैं ये करूंगी कि वक्त जो है, बचपन में हम ये कोट सुनते थे कि सदा एक जैसा नहीं रहता। आप समझ आइए कि वक्त वाकई एक जैसा नहीं रहता। अगर आप खुश हैं तो हो सकता है अगले लम्हे आप बहुत ज्यादा खुश हों, या फिर आप थोड़े से परेशान भी हों। वो कहते हैं कि वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बदल जाता है, बदल जाता है। अच्छा क्या है बुरा है, इसने बदल जाना है। अभी भी वक्त बदल चुका है। एक आखिरी जरूरी बात सिर्फ मैं जल्दी से कर दूं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एक स्पीच में सुन रहा था और उसमें बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तो आपने कभी भी घबराना नहीं। और मायूसी तो वैसे भी कुफर है, तो मायूस नहीं होना। अभी वक्त हमारा भी बदल चुका है। अब हम जाएंगे न्यूज राउंड अप की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार, पार्लियामेंट की कानून साजी दुरुस्त करार, तमाम दरखास्तें मुस्तरद, मुतासिरा फरीक को अपील का हक भी मिल गया। अपील का माजी के फैसलों पर इत्तलाक नहीं होगा। अदालती एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की अपील से मुतल्लिक तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए इलेक्शन एक्ट से उम्मीदें लगा लीं। वापसी का सफर शुरू, नवाज शरीफ ने लंदन से सऊदी अरब के लिए उड़ान भर ली। क़याम के दौरान सऊदी हुकाम और पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें मुतवक्के। लीगी कायद 21 अक्टूबर को खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई से पाकिस्तान पहुंचेंगे। खबरदार होशियार, गैस बम भी तैयार। निगरान हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम की जेबों पर कारी ज़र्ब की प्लानिंग कर ली। 1 नवंबर से घरेलू और दीगर सार्फिन के लिए गैस महंगी करने की तैयारी मुकम्मल। वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी, कौमी टीम को दूसरी फतह का बड़ा इनाम मिल गया। पाकिस्तान मेगा इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। शाहीन आइलैंडर्स के बाद भारतीय सूरमाओं को दबोचने के लिए तैयार। हाई वोल्टेज मुकाबला 14 अक्टूबर को होगा। और अब अदालती महाज की बात करेंगे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। अदालत उज़्मा ने 5 के मुकाबले में 10 की अक्सरियत से अदालती एक्ट को बरकरार रखते हुए पार्लियामेंट की कानून साजी को दुरुस्त करार दे दिया है और एक्ट के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। फुल कोर्ट ने 6 के मुकाबले में 9 के तनासुब से अपील के हक को बरकरार रखा है, मगर इस अपील का माजी के फैसलों पर इतलाक नहीं और इससे मुतालिक शिक को 7 के मुकाबले में 8 से मुस्तरद कर दिया गया है। और 2 टोक अल्फाज में वाजे किया गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपीलों का इतलाक माजी के फैसलों पर लागू नहीं होगा। अदालती तारीख का पहला केस है जिसकी तमाम कार्रवाई बराह रास्त दिखाई गई है और सिर्फ 5 समातों के बाद इस पर फैसला सुना दिया गया है। 10 अप्रैल 2023 को इत्तेहादी हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया था, जिसे बादशाह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस बिल पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया था। इस एक्ट में अज खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम किए गए हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ आलमी महाज पर भी एक जंग छिड़ी हुई है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी जारी है उसका आज 6ठा दिन है। अमरीकी कमांडोज भी इसराइल की मदद के लिए अब तेल अवीव पहुंच चुके हैं। जदीद असलहे से भरपूर जो भरा हुआ तैयारा इसराइल पहुंचा दिया गया है। तो ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब आज सुनो पाकिस्तान में मौजूद। वेलकम टू सुनो सर, कैसे हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू सर। सबसे पहले बात करेंगे आलमी मंजरनामे की। और अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए कमांडोज और जदीद असलहा जो है उससे भरा हुआ तैयारा तेल अवीव पहुंचा दिया है। उधर शाम में भी अगर बात करें तो वो भी मैदान में आ चुका है। इसराइली तंसीबात पर रॉकेट हमले शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से हम ये लड़ाई देख रहे हैं और अमेरिका का साथ देख रहे हैं इसराइल के साथ, क्या समझते हैं ये जो लड़ाई है ये मजीद बढ़ेगी? ये जंग जो है ये आलमी जंग के तौर पर हो सकती है? ये हो सकती है। देखें, ये सारा जो कसूर है ये एक आदमी का है, आर्थर बेल। इसने 1917 में नवंबर में, मेरे ख्याल 2 नवंबर थी, तो उसमें इसने जब कहा रॉथशाइल्ड को कि हम आपको ये देते हैं, ये एरिया जो पैलेस्टाइन है, बिकॉज यहाँ तो सारे पैलेस्टीनियन रहते हैं, तो इजराइलीज और जूस को, ज़ायनिस्ट मूवमेंट को इन्होंने प्रमोट किया। उसको एक्सेप्ट नहीं हुआ। 30 से 36 तक, 37 तक भी ये आपस में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट चलती रही। फिर इन कंटेम्प्रेरी मॉडर्न टाइम्स आप 67 की इजरायली वॉर देख लें, फिर आज 73 देख लें, फिर उसके बाद आप देखते रहें कि क्या क्या नहीं हुआ। तो पुट दी बैड आइसिंग ऑन अ केक, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जेरूसलम को एनेक्स करवा दिया ऑफिशियली टू इजराइल।
हालांकि वो जॉर्डेनियन टेरिटरी थी जो कि उन्होंने कैप्चर की थी। हेट्रेड बढ़ती रही, बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। हमास ने ये जो अटैक किया है, ये किया है राइट्स ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन। तो आज जो अभी आपने सवाल किया है कि अमेरिका बड़ा जंप करके आ रहा है, सोल्जर्स ला रहा है, और चलो या तो 1000 की कैजुअलिटीज हो गई, इधर हो गई, उधर हो गई, तो जो कश्मीर में होता है तो अमेरिका सोता है वहां, जो कि जेनोसाइड वहां, जो कि प्रेग्नेंट औरतों को ये बेनेट्स मारते हैं, वहां अमेरिका सो गया है। ये जो मैस ग्रेव्स हमने डिस्कवर किए हैं कश्मीर के अंदर, क्या अमेरिका सो गया है वहां? तो बात ये है कि ये जाहिल कौम है अमेरिका। इनकी जो जुंटा है ना, बहुत जाहिल है। इनको ह्यूमन राइट्स की बड़ी बातें करते हैं, बट व्हाट अबाउट द ह्यूमन इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? हमारी पूरी सिंपैथीज है पैलेस्टीनियंस के साथ, हमारी पूरी सिंपैथीज है पूरी दुनिया के साथ जहाँ तशद्दुद हो। तो हमारा भी एक सवाल है कि जो हमारे बहन भाइयों के साथ तशद्दुद कश्मीर में हो रहा है, तो तुम इस पे क्यों नहीं बात करते? तुम्हें इस पे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें वहां तुम्हें कोई नजर नहीं आता? तुम्हें नजर नहीं आता मीजूस के साथ क्या हो रहा है? तुम्हें नजर नहीं आता तामिल, नागाज एंड खालिस्तान मूवमेंट में क्या हो रहा है? तुम तो लोगों को कनाडा में मरवा रहे हो। तो तुम्हें तो ये दुनिया को समझ नहीं आ रही। मैं तो हैरान हूं कि इनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी किस तरह है जी। और हिंदुस्तान को एक दिन मैं आपको बता दूं, पता चल जाएगा कि ये जो आंखें बंद करके अमेरिका की लाइन ले रहा है, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, इंटरेस्ट है। कोई किसी का दोस्त नहीं होता। हम इंटरेस्ट करते हैं, मेरा इंटरेस्ट है तो आई डील विद यू, उसका है वो हमसे डील करेगा। तो इस लिहाज से लंबी रेस के अंदर हमें 74 साल हो गए कि अपने जो मसले इनको रिजॉल्व करें। और ये जो आप कह रहे हैं ना हमास, ये आप देखें इन्होंने फाइनल टर्न कर लिया है। फाइनल इन्होंने 800 इजरायली पहले दिन मारे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इनके 500 मार दिए। अब वो बॉम्बिंग पे आ गए। अब ये कब तक कॉन्फ्लिक्ट चलेगा? ये कॉन्फ्लिक्ट मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि कॉन्फ्लिक्ट जो रिजल्ट्स होते हैं, ये वेदर इट इज कश्मीर, वेदर इट इज पैलेस्टाइन, हमने इसको बैठ के डिस्कस करने। जंग से कोई हल नहीं होता। उधर भी मारे जाएंगे, इधर भी मारे जाएंगे, लेकिन टेक्निकली हम ये देख रहे हैं कि वेस्ट अगर हम कहें तो खुलकर हिमायत कर रहा है इसराइल की। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं मुस्लिम उम्मा इस वक्त कहाँ पर खड़ी है, मुस्लिम ममालिक का बिलखसूस रद्दअमल क्या होना चाहिए, और जो क्या रद्दअमल आ रहा है वो ठीक है? OIC का इजलास हंगामी बुनियादों पर भी तलब किया जा सकता था, 17 अक्टूबर को वो इजलास होगा। और सर दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर ये जंग बढ़ती है, प्रोलॉन्ग होता है ये सारा मसला, तो फिर बैनुल अक़वामी मंजरनामा किस तरह से तब्दील होता नजर आता है? इसीलिए एक शख्स ने कहा था, तुम गुलाम बन के इस दुनिया में मत रहो। ये हम सब गुलाम बन गए वेस्ट के। जो वेस्ट कहता है उसी, आपको याद है ट्रंप ने आके ये MBS को क्या तड़ी दी थी, तुम तो एक दिन की मार, हम कभी भी चाहें तो तुम्हें टेक ओवर कर लेंगे। ये ऐसी खुल के तड़ियां अगर आप किसी को देते हो तो फिर अगला भी समझ आता है कि हाँ, लाइन वही टो करो जो आपको कह रहे हैं। आज सऊदी अरेबिया की ट्रांसफॉर्मेशन देख लो ना, उनकी कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन टोटल चेंज हो गई। Saudi Arabia is no more what it was, a conservative sort of an area, now into more liberal. क्यों? Because international pressure है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज जो आपने सवाल किया है, OIC को या यूनाइटेड होना चाहिए, लेकिन ये यूनाइटेड नहीं होंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे। कभी कुवैत इराक से लड़ रहा है, कभी ईरान से लड़ रहा है, ये एक दूसरे को मारते रहेंगे एट द बेहेस्ट ऑफ द वेस्ट। जैसे कि आपने भी जिक्र किया ह्यूमन राइट्स की तंजीमों का, तो हम देखते हैं कि जब हमास की जानिब से रॉकेट दागे गए तो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें और ह्यूमन राइट्स के लंबरदार जो हैं उनमें खलबली मच गई। उनको याद आ गया कि यहाँ पे तो बच्चे रहते हैं, यहाँ पे तो ख़वातीन रहती हैं, उनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, वहाँ पे बॉम्बिंग की जा रही है। हम एक अरसे से देख रहे हैं कश्मीर पर ये सब कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ बर्बरियत हम एक अरसे से देख रहे हैं। तो ये कहाँ पर सोई होती हैं ये ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं और जो अलंबरदार बने हैं? दूसरा सर, ये जो अरब ममालिक हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, आप भी समझते हैं कि इनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए? जैसे अमेरिका खुलकर सामने आया है, तो जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी एक होकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें और इस पर कोई हिकमत अमली अपनाएं और इसके खिलाफ कोई आवाज उठाएं। ये कुछ नहीं होगा। 65 की वॉर के अंदर इराक ने किसको सपोर्ट किया था? इंडिया को। पाकिस्तान को तो नहीं, वो इंडिया को सपोर्ट किया था उसने। यहाँ हमें जो मैसेज देना है एक है, बड़ा सिंपल, कि Muslims all over the world want peace. That's it. ये मैसेज हमने देना है। और मैं आपको बताऊं कि इजराइल के अंदर
ये जो सारा गंद देखा, मैंने तो इजराइल अंदर जाके वहां से वॉर कवर की है 2006 में, जो हिजबुल्लाह की वॉर कहते हैं। लेबनान की आर्मी इजराइल के एरिया में रह रही है। वहां एक जगह ऊपर एक जगह, इट्स कॉल्ड द फिंगर, मटूला। राइट साइड पे गोलान हाइट्स हैं, इस साइड पे लेबनान है, बीच में प्रोट्रूड करता है ये इजराइल। वो सारा लैंड जो है मटूला का, वो गिफ्ट किया है लॉर्ड रॉथशाइल्ड ने टू द इजराइलीज। अब लेफ्ट साइड पे आप चले जाओ, बीबी फातिमा गेट है, उस गेट के साथ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इन इजरायली टेरिटरी दे बिलोंग टू द लेबनीज आर्मी। ये वेस्ट जो है ये डबल गेम करता है, ये इधर भी छेड़ता है उधर भी छेड़ता है, ताकि इसकी प्रेजेंस यहाँ रहे। इजरायली भी उतना ही अरब है जितना पैलेस्टीनियन अरब है। आपने पैलेस्टीनियन के साथ ज्यादती की है कि उनका लैंड देके आपने एक ज़ायनिस्ट स्टेट बनाया। आज आप देखें, हारित्ज जो उनका मेन न्यूज़पेपर है, उसके अंदर कॉलम्स क्या लिखे जा रहे हैं कि टाइम आ गया है कि इजराइल ये चीजें नहीं कर सकता। ये ज़ायनिस्ट जो है, ये पॉलिसी फेल हो गई है। ये जो बेल्फर ने इसको किया था 1917 के अंदर, ये फेल हो गया। अब आपने बात की नेगोशिएशंस की, इजरायली भाग रहे हैं मुल्क छोड़, इजरायली दौड़ गए। अब ये जो होगा, इसका इंटरनेशनल रिपरकशंस होगा। फर्स्ट आपने अभी बता दिया है, अमेरिकन फोर्सेस लैंड करेंगी। अगर वो लैंड करेंगी, आप देखेंगे कि रशिया इंटरवीन करेगा। और जो आपका सवाल है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ वर्ल्ड वॉर माइट जस्ट स्टार्ट। एक गोली से, अगर आपको याद हो 1914 जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ है, एक गोली से वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, वो आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की ऑस्ट्रियन, बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होगी। So you see, the thing is कि हमें हर जगह इस वक्त ये नहीं है कि आर्म्ड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, हमारे पास इस वक्त इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज हैं और इकोनॉमिक कह लो रिसेशंस हैं दुनिया के, we need to be looking after that। साहब, सर वक्त की कमी है सर, माजरत के साथ कथा कलामी के लिए माजरत। अगर आप वन लाइनर ये बता सकें कि इसका वे फॉरवर्ड क्या निकल सकता है, क्या हल हो सकता है कि किस तरह से हमें ये मुजाहरा करना चाहिए आलमी बरादरी समेत कि इस जंग को रोका जाए। हमने बड़े बड़े कहते हैं ना, मजम्मत करते हैं, हमारा तो फेवरेट वर्ड है पाकिस्तान में। पूरी दुनिया के अंदर हमें चाहिए इस वक्त कि आपकी लीडरशिप जाके कांटेक्ट करे इंटरनेशनल जितने भी अरब लीडर्स हैं, और कुछ ना करें। हर मुल्क के अंदर एक डे आप कर लें तय कि पूरा मुस्लिम उम्मा या खड़ा होके और प्रोटेस्ट करेगा, और पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा, ताकि लोगों को पता चले। इराक वॉर पे किया था ना ब्रिटिश पब्लिक ने, वो अगेंस्ट इराक वॉर, आराम से निकले थे। 1 मिलियन थे, 1 मिलियन निकले थे और इराक वॉर के अंदर। और बाद में टोनी ब्लेयर ने एक्सेप्ट किया था कि गलती हुई थी, वो जो वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात हुई। तो आज हमें भी यही चाहिए, पूरी मुस्लिम उम्मा को पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट करो और दुनिया को बताओ वी आर अ पीस लव नेशन। पूरी मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा और देखना होगा कि आखिर अगर मुसलमान मुल्क पर या मुसलमानों पर अगर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जा रही है तो कौन बोलेगा अगर मुस्लिम नहीं बोलेंगे। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अब ये वक्त हुआ, बिल्कुल, उसके बाद इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। बड़ा ही अहम मौजू है। खूबसूरत नज़र आना हर किसी की अवलिन ख्वाहिश होती है, मगर जब मोटापा आना शुरू हो जाता है तो इंसान को लगता है कि उसकी जो जिस्मानी खूबसूरती है उसमें कमी वाक़ई हो रही है। यही वजह है कि जिस्मानी वज़न में इजाफा हर इंसान को फ़िक्रमंद कर देता है और वो मोटापे से छुटकारा पाने के लिए हर तरह की कोशिशें शुरू कर देता है। अगर मोटापे से निजात हासिल करने की कोशिशें ना की जाएँ तो कई ख़तरनाक बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। अब ये मोटापा क्या है, ये क्यों लाहक होता है, इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है और इससे बचना कैसे है, इस सब पर बात करते हैं। बड़े खास मेहमान डॉक्टर आसिफ मुश्ताक, NHS कंसल्टेंट हैं, हमारे साथ सुनो पाकिस्तान में मौजूद है। वेलकम टू सुनो। डॉक्टर आसिफ, कैसे हैं आप? ये अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि मोटापा कितना खतरनाक है और इससे निजात पाने के लिए हमें कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं हम, जो खतरनाक नहीं है इंसानी बॉडी के लिए, यानी हम वर्कआउट से और डाइट से हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं? शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मोटापा जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। बेसिकली आपको हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के पीछे यूजुअली मोटापा होता है। तो अगर आप मोटापा कंट्रोल कर लें तो उससे आपको बहुत सारी बीमारियों से, मेडिसिन से जान छूट जाती है। आप अपने बारे में you feel good, you feel energetic once you lose weight.
और उसके बाद फिर आप जो है वो अपनी लाइफ भी इंजॉय करते हैं। मोटापे के दौरान यू नो एक तो आप अपनी लाइफ इंजॉय नहीं करते, दूसरी आपकी हेल्थ नहीं होती, तीसरी आपको बीमारियां और डिजीजेस जो हैं वो होती हैं, और चौथा ये कि जब आप हेल्दी होते हैं तो उससे आप जो है एनर्जेटिक होते हैं, यू नो यू are more productive for your family and for you stay longer with your loved ones. सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जब हेल्दी होते हैं तो आप अपने जो अपने लव वन उनके साथ यू नो यू स्टे लॉन्गर विद देम, यू स्टे हेल्दी, यू स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेस। इट्स डॉक्टर रियली साहब, इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। सर ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं मार्केट में मुख्तलिफ ट्रेंड्स होते हैं, मार्केट में ये खबरें गर्दिश करती हैं कि जी फ़लाँ डाइट ले लें, आप 15 दिन में पतले हो जाएंगे, 1 महीने में पतले हो जाएंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट्स, इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं, तो ये कितनी हेल्दी हैं ये भी बताइएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो ये कि हेल्दी होना ज़रूरी है, उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने हेल्दी होना है तो आपको क्रैश डाइट जो है वो नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट द आंसर। मार्केट में जैसे आपने बोला कि बहुत कुछ चल रहा है, तो दैट्स नॉट वर्किंग। आपको बेसिकली कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है। मैंने किताब लिखी है जिसका नाम 1 पैक टू 6 पैक है। इसमें बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपने कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी है। इस डाइट को डॉक्टर आसिफ डाइट, एब्स्ट्रैक्ट डाइट बोलता हूँ, डॉक्टर आसिफ सस्टेनेबल एंड बैलेंस डाइट। तो अगर आप इसको मैं समराइज करूँ, मेरे ख्याल में लास्ट वीडियो में people didn't get much. It wasn't much time. Before I tell you the diet plan, I must admit that on investment के अंदर is really hard to tell people कि exactly उनको क्या करना चाहिए वजन कम करने के लिए, क्योंकि it's a science of body composition. जी। इस पे तकरीबन मैंने 1 साल लगाया पूरा इस किताब को लिखा है ताकि लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है। I have a challenge for everyone who buy this book. आपने एक किताब लिखी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे इस और कंटिन्यू करेंगे इस तमाम सेशन को, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मोटापा कितना खतरनाक हो सकता है, उसे कम कैसे करना है, हेल्दी तरीका कौन सा है वजन कम करने का। डॉक्टर आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो उनसे बात कर लेते हैं। आसिफ साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी किताब का जिक्र हो रहा था, अपनी किताब के बारे में आप बता रहे थे, हम चाह रहे थे कि आप अपने नाजरीन को मजीद बताएं, और बिलखसूस इसमें एक खास किस्म का डाइट प्लान आपने बताया है। वो डाइट प्लान क्या है वो भी बताइए। डाइट के नाम से। जी जी, आसिफ डाइट के नाम से जो डाइट प्लान है। जी थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि जो डाइट है डॉक्टर आसिफ के नाम पे, इसका एब्स्ट्रैक्ट डाइट है। इसमें यह है कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर एक एवरेज मैन आदमी को तकरीबन 2500 कैलोरीज चाहिए होती हैं और खातून को तकरीबन 2000 कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो अगर आप 500 कैलोरीज माइनस करें डेली इनटेक में से, तो उसको मील प्लान बनाएं, तो उसमें ब्रेकफास्ट को इंटेलिजेंस ब्रेकफास्ट में बोलता हूँ, उसमें आप तकरीबन 300 कैलोरीज लें इफ़ यू आर वुमेन। जो लंच है उसको में आप 600 कैलोरीज लें इफ़ यू आर वुमेन, एंड टेक 300 कैलोरीज इन योर डिनर इफ़ यू आर वुमेन। तो आदमी के लिए आपको 400 कैलोरीज जो है वो ब्रेकफास्ट में, 800 कैलोरीज जो है वो लंच में, और 400 कैलोरीज जो है वो डिनर में लें। इसको कैलोरीज में एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है। जो ब्रेकफास्ट है उसके अंदर आपने कार्ब्स नहीं लेने, तो जो सुबह उठ के आप लेट करें ब्रेकफास्ट को, डिले करें, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आप ब्रेकफास्ट करें, और ब्रेकफास्ट में कार्ब्स नहीं लेने। इसका मतलब ये है कि आपने आप एग्स ले सकते हैं, बॉयल एग ले सकते हैं, आप ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। लंच में आप जो आपका टेस्ट बड आपको पसंद है, whatever your taste bud likes, you can take that food. This is how the diet is sustainable. और डिनर जो है वो अपने लाइट डिनर लेना है within the calories you are allowed. As I said earlier कि पॉइंट 10 मिनट के अंदर आपको समझ नहीं आएगी। बिल्कुल। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि आपको डाइट प्लान बेसिकली ठीक है। ये जो आपने डाइट प्लान बनाया है, कैलोरीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया हुआ है, जिससे आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। अच्छा आसिफ साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हम तक जो पहुंचा है, खबर पहुंची है, वो ये है कि आपने जो किताब लिखी है ये आपने फ़लस्तीन के लोगों के लिए वक्त की है, इसकी क्या वजह है? थैंक यू। ये मैंने तकरीबन 1 साल पहले लिखी थी किताब, तो मैंने कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों के लिए वक्त की थी। अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप मजलूमों के साथ
ठहरें और अल्लाह ताला भी मजलूमों के साथ होता है, तो इट्स क्लोज टू माय हार्ट। अभी आजकल जो गाजा में चल रहा है, यू नो, आवर हार्ट्स एंड माइंड्स आर विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। मकसद ये है कि जो इसका इशू हाईलाइट हो फ़लस्तीन का और कश्मीर का सारी दुनिया में, wherever people read this book, this is available globally। तो मकसद तो ये है कि अपनी तरफ से कोशिश की जाए, लोग वजन भी कम करें और they get to know about Kashmir and Palestine। Thank you। Very nice। बिल्कुल, आपने बड़ा ही जबरदस्त इकदाम आपका, और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं कि इस तरह से आप भी मैसेज भी जी लास्ट पे दे दिया। लास्ट में दे दिया आपने कि आप अपनी कामयाबी के सफ़र इस तरह से जारी उसारी रखें, और जितने भी नाजरीन हैं जो इस वक्त देख रहे हैं और जो मोटापे का शिकार हैं, आई एम श्योर कि इस सेगमेंट से उन तक कोई मदद पहुंची होगी, और आपकी किताब जैसा आपने बोला कि भी ग्लोबली अवेलेबल है, तो आई एम श्योर कि लोग उसको ख़रीद कर पढ़ेंगे और वो मोटापे से छुटकारा हासिल करेंगे। डॉक्टर आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। शहरबानो, जो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताएं डॉक्टर साहब ने, मैंने मेरे ख्याल लिखे हैं वो काम करेंगे। ये मैंने अच्छा, लिखे सारी कि कितनी कैलोरीज जो हैं वो हमने ब्रेकफास्ट में लेनी है, कितनी लंच में और डिनर में। मेरे ज़हन में बस ये आता है कि अगर हम एक आम आदमी की तरह सोचें, एक लेमैन जो है, एक कॉमन आदमी है, वो कैलोरीज को कैसे काउंट करेगा? वैसे मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था, मेरे ज़हन में आया है। आप कैसे कैलोरीज को काउंट करेंगे कि जी अब नाश्ते में 600 कैलोरीज हो गए और इसमें 800 कैलोरीज हो गए? आई थिंक वो एक रोटी 2 रोटी के हिसाब से होगा। आप भी एक्सपर्ट हैं इस मामले में, आप बताएं जरा आप किस तरह से इसको मैं मेजर करते हैं? एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अपने लिए एक्सपर्ट हूँ, किसी और को मशवरा नहीं देती मैं। लेकिन बाद में पता चले अजीम आप मेरे साथ आ जाए मुकाबला करने। मेरी बात सुने, आपने तो मुझे ये बताया था बीमार हो गया हूँ ये खा के। नहीं, मैं आप अपने नाज़रीन को ये बताऊं कि ये जो जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये उन अफराद के लिए हैं कि जो मोटापे का शिकार हैं, तो उनको इस तरह का स्पेसिफिक डाइट प्लान जो है वो फॉलो करना है। तो बहरहाल जी, ये हमने कोशिश की है कि अपने नाजरीन तक एक इनसाइट शेयर करें कि आप किस तरह से बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक आलमी शोहरत याफ्ता मायानाज गुलकार होंगे, जावेद बशीर साहब। तो उनसे भी मुलाकात करवाएंगे आपकी। बड़ा मजा आएगा उनसे बात करने का। आपने कहीं मत जाना, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अब बात करेंगे म्यूजिक की। तो आज हमारे साथ एक ऐसे मुनफरिद और वर्सटाइल गुलकार मौजूद हैं जिन्होंने उस्ताद मेहदी हसन और उस्ताद फतेह अली खान की तरह तबले से अपने करियर का आगाज किया, कवाली में नाम कमाया, पूरी दुनिया में क्लासिकल के साथ साथ रॉक और पॉप म्यूजिक में अपने नाम के झंडे गाड़े। झलंदरी के नाला घराने से ताल्लुक है इनका, और दादा और वालिद कवाल हैं, नाना क्लासिकल गायक हैं, शायरी भी करते हैं, गाने भी खुद लिखते हैं। मशहूर ज़माना कोक स्टूडियो की अगर बात की जाए तो तकरीबन हर सीज़न में नजर आते हैं। भारत में बहुत काम किया, AR रहमान के साथ परफॉर्म किया है, दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवा चुके हैं और आलमी सतह पर बेशुमार एजाज़ात भी हासिल कर चुके हैं। नुसरत फतेह अली खान और आबिदा परवीन के बाद वो तीसरे गुलकार हैं ये जिन्होंने 9वें में वॉइस ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड हासिल किया है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है दी वन एंड ओनली उस्ताद जावेद बशीर साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, और मेरी तरफ से सुनो पाकिस्तान के जितने भी व्यूवर्स हैं, अल्लाह ताला हमेशा हमेशा इनको और भी बहुत आए, ये हमारे सुनो को बहुत, टीवी को बहुत मशहूर करें और बहुत आगे लेके जाएं। तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद बशीर साहब, पहले तो सर आई एम इंडेटेड टू यू कि आपने वक्त दिया, सुनो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला, और मुझे आपके गाने बिलखुसूस बड़े पसंद है। आई एम वेरी एक्साइटेड, हम सबको बहुत पसंद है। सर, हम लोग अपनी कन्वर्सेशन मजीद आगे बढ़ाएंगे आपकी इजाज़त के साथ, क्योंकि आजकल आपका जो गाना है यारा, उसकी बड़ी धूम मची हुई है, और ये गाना छाने वाला है मेरे ख्याल से, तो अब ये बुलंदियों को छुएगा इंशाल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गाना जो है मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा है, आपके जॉनरा वाइज भी इसमें कुछ बीट्स जो है वो आपने कोई नई ऐड की है, अपने जॉनरा से हटे हैं थोड़ा सा, तो इस गाने के बारे में बताइए जरा। नहीं, मेरा जो जॉनरा है यही तो मतलब, और भी एक दो लोगों ने ये सवाल किया है। आपका सवाल मुझे बहुत वैलिड लगा है, क्योंकि आपने एक सवालिया निशान में मुझे मौका भी दिया बोलने का, तो जो वो मौके कमेंट्स थे वो मैं उनका जवाब नहीं दे सकता था। मेरा वही जॉनर है, जिस तरह मैंने गाया है, दिल लुटे आए मस्त निगावा, मैं तेरा नाम जप दी फिरा, सोहणिया मैं तेरा नाम जप दी फिरा, रवे सामने अखां दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा। फिर अपना
किवें मुखड़े तो नजरा घटावा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा जी करदा मैं तेनू वेखी जावा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा फिर घर राजा नहीं ओ दिल लगदा मेरा। असल में ये कवाली, सारी कवाली की कंपोजिशंस हैं और मैं बड़े शौक से गाता हूँ, ये मेरा ही जॉनर है। इस गाने में मैंने जो सरगम रखी है अल्लाह की मेहरबानी से, मैं ये मुनीब कह सकता हूँ, सॉरी आपका नाम अजीम कह सकता हूँ कि वो काफ़ी रियाज करने के बाद वो आप कह सकते हैं, तो वो मेरी लेगेसी अल्लाह की मेहरबानी से मैं वो ये मेरा जॉनर है। लेकिन इसमें जो आपको नई चीज लग रही है ना, ये या जो म्यूजिक सुनने वाले आपको नहीं, या जो म्यूजिक सुनने वाले या म्यूजिक को समझने वाले लोग नहीं समझते या नहीं समझना चाहते, वो इस तरह की बात कर देते हैं ना। बीट उसमें हमने काफी डांस बीट रखी है और हिप हॉप है, तो वो लोग समझते हैं शायद वो मेरा जॉनर नहीं है। एक दो लोगों को एतराज हुआ, लेकिन उनको आज मैंने समझा दिया। जावेद साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपने किस उम्र से गायकी का आगाज किया और सीखा किससे, टीचर कौन थे? वैसे तो आपका सारा घराना ही टीचर था। हाँ। मैंने 1992 से शुरू किया और बकायदा क्लासिकल म्यूज़िक और कवाली का म्यूज़िक। मैं अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार की मेहरबानी से मैं पूरी दुनिया में एक वाहिद इंसान हूँ जो कि कवाली और क्लासिकल को अकेले लेके चल रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह आप एक तरफ डॉक्टर हो और एक तरफ मरीज हो, ये दोनों इस तरह चीजें, दो मुख्तलिफ चीजें, ना मुख्तलिफ चीजें, दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मेरे दादा फज्जू खान, फजल मोहम्मद फज्जू खान, ही वाज कवाल, एंड जो मेरे नाना थे गजनफर अली गज्जू खान, वो क्लासिकल गायक। जब हम जलंधर से मुल्तान आए तो मतलब मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जी, तो मेरे वालिद साहब, मेरी माँ ने मुझे बताया, इसलिए आपको जो टैलेंट है ना वो दोनों साइड से मिल गया। हाँ। तो ये है इम्पॉसिबल कि जो क्लासिकल गाने वाला बंदा है वो कवाली नहीं कर सकता, बिल्कुल, तो वो जो कवाली करने वाला है क्लासिकल। लेकिन मुझे मेरी माँ की दुआएं लगी हैं, मेरे वालिदैन की दुआएं लगी, मेरे वालिद की दुआएं थी मुझे कि तुम बहुत काम। मैं तबला बजाता था पहले, तबले से आगाज किया ना। तो कुछ साल, 4 साल 5 साल जब मैंने तबला बजाया तो मेरे वाले साहब कहने लगे, यार तुम गाते इतना अच्छा हो, तुम जरूर लोगों के पीछे तबला बजाओगे। तो मैंने कहा जी मैं अब क्या करूं, अब ने कहा तुम गाओ। मैंने कहा जी 4 साल मैंने रियाज किया, मेरे यहाँ मतलब वो उसको रटन बोलते हैं, उंगलियों पे पड़ गए थे तबला बजाने से। हाँ जाहिर है वो हाथ बड़े सख्त हो गए थे आज। तो वो कहने लगे नहीं यार मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, तुम गाया करो। तो फिर आज उनकी दुआ और मेरी वालदा की दुआ ये है कि आज लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट। और अभी देखिए 17 इम्तियाज मुझे अवार्ड मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से। और जावेद बशीर साहब, जब आपने अपने करियर का आगाज किया, जब आपने गाने गाना शुरू किया, तो आपने कोई टारगेट स्पेसिफिक सेट किया था कि लाइक मैं एक स्पेसिफिक म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए गाऊंगा? क्योंकि हमने देखा है इसे टैलेंट की तो कोई बाउंड्री नहीं है, और हमारे अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आपका इस पे ओपिनियन लेना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे कोई भी सिंगर तब तक बड़ा तस्वुर नहीं किया जाता जब तक वो बाहर के मुल्क में और बिलखसूस हमसाया मुल्क में परफॉर्म करके नहीं आता। तो ऐसा है सर? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो समझता हूँ जब तक आप अब्रॉड ना जाके गाएं या वहाँ से ना आपको कोई रिकग्नाइजेशन आए, तो यहाँ उसको मतलब एक आम सिंगर माना जाता है, या उसको मानने से इनकार भी कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें चेंज करने की ज़रूरत है, या म्यूज़िक समझने की ज़रूरत है। जो म्यूज़िक समझते हैं या जो टैलेंट को समझते हैं लोग, वो कभी ऐसा नहीं सोचते। वो देखते हैं कि यार ये आर्टिस्ट बाय बर्थ है या गॉड गिफ्टेड है, तो वो मैं समझता हूँ कि फिर उस टैलेंट को, उस आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी म्यूज़िक समझने से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में हमारी मिट्टी इतनी अच्छी है, पाकिस्तान का नाम इतना अच्छा है, पाकिस्तान के लोग इतने अच्छे हैं कि पूरी दुनिया में हमारे म्यूजिक को माना जाता है, पूरी दुनिया में हमारे खाने की तारीफ होती है। मतलब जो हमारे पकाने वाले हैं, शेफ हैं, कि जी जैसे लाहौर में खाना बनता है या जैसा लाहौर का टेस्ट है पूरी दुनिया में। मैंने सिख, हिंदू, ईसाई, मतलब गोरे, इवन श्रीलंकन, बांग्लादेशी, सब लोगों को मैं मिला हूँ। वो लोग यही कहते हैं कि भाई जी पाकिस्तान की जी ये जो खानों का टेस्ट है वो दुनिया में खानों के साथ साथ हमारी हॉस्पिटैलिटी भी बड़ी पसंद की जाती है। वही तो लोग मुझ समेत आपके बहुत बड़े फैन हैं, वो सुनना चाहते हैं कि आप कुछ सुनाएं, तो आप हमें आज क्या सुनाएं?
मैं थोड़ा सा यारा की वो सरगम सुनाता हूँ जी जी ठीक है। जरूर और उसको थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ, जी, आपको जी, अच्छा please, लगेगा। सर सरगम तो बहुत खूबसूरत आप कहते हैं, साथ हम चाहेंगे आप कोई अंतरा भी गाएं। जी जी। One, two, three, four. सा सा रे गा पा गा रे गा बा नी बा गा बा नी सा नी बा गा बा गा रे सा रे गा रे गा बा नी गा बा गा बा नी दा बा नी बा दा दा नी नी बा बा गा गा रे सा यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा रवे सामने अखां दे मेरे यारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा तेरा हर वेले करा मैं नजारा तेरा हर वेले करा मैं नजारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा रवे सामने अखां दे मेरे यारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा विच वजदा तू तेरे इश्क दा दिल विच वजदा सोनिया वे तेरे अगे कोई नहीं हो जचदा सोनिया वे तेरे अगे कोई नहीं हो जचदा तेरा मिल जावे सजना सहारा तेरा मिल जावे सजना सहारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा तेरा मिल जावे सजना सहारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा 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 मेरे यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा दूसरा अंतरा इसका है वाह वाह प्रीता सी तेरे नाल पाइया नहीं हो कच्चियां वाह वाह प्रीता सी तेरे नाल पाइया नहीं हो कच्चियां ढोलना वे तेरे नाल लग गईयां पक्कियां ढोलना वे तेरे नाल लग गईयां पक्कियां अज कर दे तू प्यार दा इशारा अज कर दे तू प्यार दा इशारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा रवे सामने अखां दे मेरे यारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा वाह 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 कमाल सर क्या बात है खूबसूरत बहुत खूबसूरत गाया शानदार सर, आपने और ये जबरदस्त। छाने वाला है ये जो आपका इंशाल्लाह, नया गाना है इंशाल्लाह ये छा छा जाएगा चुका है अल्लाह की मेहरबानी मजीद छाएगा आपने सर इंडिया में परफॉर्म किया है काफी अरसा आपने वहाँ पर काम किया है ए.आर. रहमान के साथ भी आपने काम जी, किया है जी, जी, जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एक्चुअली मैं इस चीज़ को इस तरह लेता हूँ कि जब आप मेहनत करते हैं जब आप ओरिजिनलिटी की तरफ जाते हैं जो प्योरिटी है जब उस तरह आप काम करते हैं तो फिर सारी दुनिया आपको मानती है वाह मैं गया हूँ जब ए.आर. रहमान साहब के 2004-05 की बात है जब मैं पहला उनके साथ मैंने युवा फिल्म के लिए आलाप किए थे और सरगम किए थे तो उस वक्त उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने सरगम की थी तो वो उठ के खड़े हो गए थे स्टूडियो में
वाह। वाह। तो ही सेड कि आप तो सरगम नहीं करते, आप जहाद करते। वो ये स्टाइल है ना, जागा रे 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 जागा रे 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 जागा रे 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 जागा रे 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 जागा रे 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 नी 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 गा रे 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 रे। वाह वाह वाह। अब ये रे 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 सा जो एक इसको बोलते हैं म्यूजिक में मेरखंड। मेरखंड। जिस तरह आप आंदोलन बोलते हैं, जब पानी गुजर जाता है तो पीछे लहरें नहीं होती, बिल्कुल, जो बिल्कुल, बिल्कुल। वो रेत पे बनी होती हैं, सही, उसको सही, बोलते हैं आंदोलन। वाह, तो वाह, वाह। इसमें म्यूजिक में इस अंदाज को बोलते हैं मेरखंड। मेरखंड। ये सबसे मुश्किल अंदाज है कितना म्यूजिक टाइम का। लगता है कि जो आप प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए? इसमें मैं क्या बताऊं कि जिंदगी लग जाती है। जिंदगी लग जाती है, बिल्कुल। फिर सबसे बड़ा मैं आपको एक मतलब एक गुण देना चाहता हूँ, जब तक आप दिल से, नीयत से, अदब से, तहजीब से अपने बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देते, अपने छोटों का एहतराम नहीं करते, अपने मुआशरे को मतलब ऐसे वाइब्स जाने चाहिए आपके को, वो आपके लिए दुआ करें कि यार ये बंदा इस मकाम पर है, अल्लाह इसको और तरक्की और दे, तरक्की तब तक नहीं हो सकता। जावेद साहब, आपकी इसी बात से मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि हमारे यहाँ बड़े सगीर पाको हिंद में घराने बड़े मशहूर हैं। जी, जी, मौसीकी का जब जिक्र होता है घरानों का बिलखुसूस जिक्र होता अजीम है। भाई की तालियां इस सवाल पर। तो हमने ये देखा है सर कि एक टू सम एक्सटेंट एक नस्ल नजर आती है ना कहीं वो एक अदम बर्दाश्त का रवैया भी है घरानों के बीच जेलसी में। भी नजर आती जेलसी, बिल्कुल, ये लफ्ज बहुत अच्छा है। है। मेरे लिए भी तालियां बजाएं। तो जावेद साहब, ये क्यों है? देखिए, मैं कहता हूँ ये खुद साख्ती है, मैं उसको बोलता हूँ कि देखिए ये वो बात है कि जिस तरह आपने कोट पैंट पहना है तो मैं कहूँ कि नहीं 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 आपने नहीं पहना। ये वो बात है, आपने कोई और कपड़े पहने। सही। तो ये मैं ना मानूं की जो रेट है इसको हमें छोड़ना चाहिए। सही। घराने का मतलब ये होता है कि जिस घराने में 3 से 4 मतलब पॉज या पीढ़ियां गा रही बिल्कुल, हैं, जिस तरह मेरे दादाजी भी गाते थे, मेरे नाना जी भी गाते थे और सके भाई थे, सगे भाई। और उन्होंने अपने वक्त में लोहा मनवाया। सही सही। अच्छा, उसके बाद मेरे ताया जी जिनसे मैंने सीखा है, उस्ताद मुबारक अली खान, वो भी गाते थे और हमारे खानदान में सारे लोग गाते हैं। उसके बाद मेरी आ गई मतलब अब आपकी जनरेशन चल रही है। हाँ, मेरी जनरेशन आ गई अल्लाह की मेहरबानी से। तो उसके बाद मेरे बेटे और जितने भी हमारे मतलब मेरी बहनों के मेरी बहन का एक बेटा है, उसका नाम क्या बोलते हैं उसको, वैसे तो उसका नाम ट्वाटली है, उसका सही नाम मुझे भूल गया। वो बहुत अच्छा गाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो वो मतलब सारी वो फैमिली inherited जो गाती है है। वो मेरे सब में 3 आ बेटे रहे हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। जुनेद बशीर, जमशेद बशीर और मोमन बशीर वाह 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 माशाल्लाह। काफी अच्छा गाते हैं। मेरे माशाल्लाह पूरा छोटे भाई, खानदान ही बेहतरीन गायक है। मेरे छोटे भाई का बेटा जो अकबर अली है, जी जी। अकबर अली मेरा छोटा भाई, उसका बेटा बहुत अच्छा गाता है। तो एक लेगेसी है पूरी सारी। नहीं, 3 पीढ़ियां, तीन पीढ़ियां। 4 चौथी घराना पीढ़ी बन होगी। चुका है। अगर हम अभी भी अपने आप को घराना नहीं बोलेंगे तो हम किसी की हक तलफी नहीं कर रहे। ये जलंधर नाला घराना है। इसी तरह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, उनका भी मतलब घराना है। जी। तो इसी तरह जो भी करेगा, ये तो जो करेगा वही उसको ही मानेंगे ना लोग। सही से। तो मेरे ख्याल से जो एक टैलेंट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आर्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और फिर ऑब्वियसली कि जो शख्स एक नस्ल दर नस्ल एक सिलसिले को लेकर चल रहा है, तो वो एक उसकी एक्सेप्टेंस का जो कह लें कि बर्दाश्त करने की जो आपके अंदर सलाहियत है वो जरूर आपको होनी करनी चाहिए। बिल्कुल, पड़ेगी। बिल्कुल, ये वो बात है सर कि अगर आप माने या ना माने, आपको करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सिलसिला है बड़ा खूबसूरत, ये जारी रहेगा। मजीद भी हम गायकी सुनेंगे सर से, लेकिन अभी वक्त ब्रेक का। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और बड़ा ही ज़बरदस्त सेगमेंट हमारा चल रहा है। उस्ताद जावेद बशीर साहब आज सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं, एंड आई एम श्योर हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं वो भी सेगमेंट को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। ब्रेक पर जाने से पहले सर, यारा की बात हो रही थी और ओवरऑल जो घरानों से मुतल्लिक जो डिस्कशन थी वो हमने की। जी जी। आपका एक और गाना है जो आपने हमसाया मुल्क मूवी में जाकर गाया था, थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 का, ये तूने क्या किया, और बहुत वायरल हुआ। और वो गाना बहुत वायरल हुआ, उस पे कवर सॉन्ग्स बड़े बने और सोशल मीडिया पे भी मेरे ख्याल से बेतहाशा व्यूज उसके आए। बहुत ज्यादा है। लोगों ने बड़ी रील्स बनाई, मैंने खुद और रील देखिए बनाई। इसका जो टाइम है वो 8 साल हो गए इसको, 9 साल। तो अभी तक ये और पीक पकड़ गया। सही ये 3 गाने ऐसे हैं जो कि बहुत लोग सुन रहे हैं पूरी दुनिया में। इंडिया में तो है ही कि एक ये तूने क्या किया, एक आज इबादत बाजीराव मस्तानी का, वाह, 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 और वाह, वाह। एक गाना ये जो और अंग्रेज है, आज इबादत तो लोग अपनी एंट्रियों पे लगाते हैं। भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। वाह वाह।
तो जब आप वहाँ गाने के लिए गाना पहुंचे इंडिया में और ये तूने क्या किया कि धुन जब आपको सुनाई गई या ये जब डिस्कशन हुई आपके साथ, तो कैसी फीलिंग आई? आपको लग रहा था ये बहुत बड़ा हिट जाने वाला कोई स्टोरी? अजीम भाई ये थोड़ी बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। है? अच्छा, मैं शो में था अपना कराची, जी जी, तो मुझे प्रीतम साहब की कॉलें आ रही थी, तो मैंने कहा ठीक है बाद में सुनूंगा। मैं अब शो में था, वो मेरी जेब में ना सही गुर हो रहा था वाइब्रेट हो रहा था। अच्छा, जब मैं बाहर निकला तो सुबह की मेरी फ्लाइट थी 8 बजे की, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैंने देखा कि प्रीतम साहब की कॉलें आई हैं, कुछ 6-7 कॉलें आई थी। तो मैंने कहा चले कोई नहीं, अब लाहौर जाके बात हो सकती है, अभी वो भी सो रहे होंगे, सुबह की फ्लाइट है। जी जी, तो मैं जब लाहौर में लैंड किया तो अभी मैं एयरपोर्ट से निकला ही हूँ तो प्रीतम साहब की फिर कॉल आ गई अच्छा, कि जावेद साहब हम आपको कल से ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ थे? सर एक गाना करें, मैं आपकी वो जो उनका डायरेक्टर था मिलियन लूथड़िया, उसके साथ मैं बात करवाता हूँ, आप प्लीज जरा बात करें। एक्चुअली ये गाना मैं उस आर्टिस्ट का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे लिए वो बहुत एहतराम के काबिल है। ये गाना गाया हुआ था उसने। अच्छा उसने पहले गा लिया था? यस यस, और मशहूर आर्टिस्ट। तो उसने मुझे गाना सुनाया, कहता जी हमें वो टोन चाहिए जो कि पुराने वक्तों में लाउड स्पीकर के बगैर आर्टिस्ट गाते थे, और वो उनका गला भी मतलब भारी हैवी आवाज। होता था, मतलब वो पिच अप होती थी। तो ये फिर गैंगस्टर का गाना है, इसको हम इसको थ्रो करना चाहते हैं कि भाई एक गैंगस्टर के किसी बंदे ने लाउड इसकी एक वाइब रखना चाहता है। हाँ। तो मैंने कहा जी मैं कोशिश करता हूँ, नहीं अभी स्टूडियो जाए। मैंने कहा यार मैं अभी एयरपोर्ट से घर जाऊंगा। भाई क्या कर रहे हैं? सर 6 बजे लॉन्च है इस गाने की, हम आपकी वास्ते निकालना चाहते हैं। लो जी, मैं अपने ड्राइवर ਨੂੰ किया, मैं कह तू जा मैनू स्टूडियो ला के तू घर चला जा। सही। तो मैं स्टूडियो में चला गया, तो यकीन माने 2 घंटे में मैंने गाना किया और मैंने उनको तकरीबन कोई 1:30-2 बजे गाना डिलीवर कर दिया। वाह वाह वाह। तो फिर शाम को मुझे मिलन साहब का जो डायरेक्टर थे उनके, ही कॉल्ड मी के सर हमारा गोल हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो। और आज देख लें उनका वाकई गोल हो गया। क्या बात है। जितने कवर इसके बने हैं इस गाने के, मैं समझता हूँ किसी गाने के नहीं बने। अब हम सुनना चाहते हैं। अरे Amazing, ये क्या amazing। फरमाइश, खैर बानो कुछ म्यूजिकल लगती है मुझे। सर देखिए इतनी बड़ी हस्ती हमारे पास मौजूद है, हम चाहते हैं कि एक मिनट हम सुने। ये जो मतलब हस्ती तो अल्लाह ही है, हम वी आर नथिंग। मैं समझता हूँ कि जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा मुल्क है, हमारी इस पे जान भी कुर्बान, ये इसकी वजह है। क्या बात। बेशक। अगर आपने हस्ती मुझे बोला, ये मेरी माँ बाप की दुआओं के बाद मेरी मिट्टी की मेहरबानी है, जिससे मैं मतलब लेजेंड है आप म्यूजिक के, आपकी अपनी मेहनत भी है इसमें। थोड़ा सा माहौल बना के सुनाता हूँ। जरूर जरूर, जी जी। तानपुरा चलेगा साथ। अनप्लग करना है ना तो मजा करेंगे। अजीम आपका साथ देंगे। आप भी अच्छा गाते हैं। इश्क की आहा। साजिशें, इश्क की हाँ बाजियां, हारा मैं खेल के तो दिलों का जुआ। 1 2 3। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या गसर, मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ। ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। इसमें मेरा एक शेर बहुत मशहूर हुआ था, ये तूने क्या किया। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ, रोज कहता हूँ भूल जाऊं तुम्हें, रोज ये बात भूल जाता हूँ। ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया।
मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो आदतें लगी है ऐसी, जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा और। मेरे दिल की रेत पर आंखों की जो बड़े परछाई तेरी, पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और। जाने कौन तू है मेरी, मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊं मैं करूं मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है। ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत जावेद साहब, सर, बहुत heads खूबसूरत, off। मजा आ गया। ऐसे दिल कमाल, मजा आ वैसे गया। दिल तो ये कर रहा था ये गाना पूरा बंद चले ही ना हो। और ये सेशन ऐसे ही चलता रहे। अनप्लग छोटा सा सेशन हमने किया जावेद साहब के साथ। अभी सफर बाकी है मेरे दोस्त, अभी कहानी बाकी है। आपने कहीं जाना, हम ब्रेक के बाद वापस हमारे साथ आएंगे, मौजूद है। मजीद गप लगेगी जावेद साहब के साथ। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। आज अगर ये मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि सुनो पाकिस्तान स्पेशल ही चल रहा है। जावेद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं सेट पे, और अभी ब्रेक में भी बड़े दिलचस्प जो किस्से हैं उनसे हमने सुने। तो जावेद साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि कई लोग आपको आइडियलाइज करते हैं, एक फैन मोमेंट होता है कि कोई ऐसे सिंगर अक्रॉस द बॉर्डर भी अगर आप नाम लेना चाहें तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ गलत है उसमें, कि जो आपको आइडियलाइज करते हैं और जो कहते हैं जावेद साहब ये आपने गा दिया, ये कैसे गा दिया और ये क्या बात। और हमें भी सिखाएं। बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ बहुत खुशनसीबी की बात है और दुआओं की बात है। मेरी वालदा साहिबा कहती थी कि तुम दुनिया में एक ही बनोगे। तो मैं उनकी खिदमत बड़ी, मैं उनके पाँव चूमता रहता था। वो मैं एडिक्टेड था कि मतलब मैं पाँव चूमता था, बाहर से आता था, मतलब मुझे बड़ा उसका एक कह लें कि रूहानियत और एक मुझे मतलब नशा था अपनी वालदा की वजह से। मैं बहुत उनको प्यार करता था। तो आज वही चीज़ है कि जितने मेरी खुशनसीबी है कि फैन फॉलोइंग्स तो मेरी मतलब पूरी दुनिया में है, लेकिन जो गाने वाले लोग हैं स्पेशली वो मुझे सुनते भी हैं और मुझे प्यार भी करते हैं। दैट इज द बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। जावेद साहब, अभी कोई ख्वाहिश ऐसी है, कोई ऐसा स्टार दुनिया में, पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसी शख्सियत के जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं इनके साथ परफॉर्म करें? देखिए, ये काम तो ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ अभी मैंने अमेरिकन जैज़ बैंड के साथ काम शुरू किया है। Very nice। अभी मैंने एक ट्रैक किया, अभी 6 ट्रैक उनके और करने हैं। फिर मैंने अभी ब्रिटिश है, ये बड़ी मज़ेदार आपको मैं कहानी सुनाने लगा हूँ। एक ब्रिटिश है स्टीव मैसन, उसकी बीवी है कश्मीर की। अच्छा। तो उसने यहाँ शादी की है, ये जो मकबूजा कश्मीर। अच्छा। तो वो जब ले गया, उसको लंदन ले गया, तो उसने एक दिन मेरा गाना उसको निकाल के सुनाया। उसकी एक नई एल्बम आ रही थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अच्छा। तो उसने उसकी निकाल के गाई। उसने कहा कि अगर तुम इस सिंगर के साथ गाओगे तो फिर मैं तुझे आर्टिस्ट वाह 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 वाह। वो तो फोन करके तो मुझे कहने लगा कि ये कॉम्प्लीमेंट जो मेरे लिए वो, क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ है वो, मैंने पसंद की शादी करवाई है। सर एक रिक्वेस्ट है मेरी, लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे। एक तो मन कुन तो मौला में कैसे सुनते आ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत पढ़ा गया है वो कलाम, आपने बड़ा डिफरेंट पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और फिर एंड पे रिक्वेस्ट है कि हम सुनना चाहेंगे। शहर बानो और ये अजीम साहब बहुत खतरनाक लोग हैं, ये हमेशा मुश्किल सवाल करते हैं। ये तो वाकई सही बात है कि 70-80 साल से बुजुर्गों ने हजरत अमीर खुसरो जी के दरबार पे, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार पे, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको इतना लोगों ने गाया है। मन कुन तो मौला को इतना गाया कि शायद मेरे गाने की गुंजाइश नहीं थी, मेरी कोई जगह नहीं थी। तो इसमें हमने अली अज़मत साहब ने और मैंने मिलके मैंने वही ट्रेडिशनल कंपोजिशन गाई है, और उसमें मैंने उसको मतलब वेरिएशन में करके उसको नया किया है। तो आज वो लोग यही कहते हैं कि जो आपने गाया है अल्लाह की मेहरबानी से वो किसी ने नहीं गाया। ये है उन बुजुर्गों का सदका। तो मैं सुनाता हूँ। क्या बात है, प्लीज। मान कुल
मान तो मौला आहाजा अलीगुल मौला हे फाजा अलीगुल मौला हे दारा दिल दारे दानी दारा दिल दारा दिल दारा दारे दानी हम तुम आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।